मलिक साहब के जाने के बाद सत्तार सेठ ने इमरान से कहा, क्या ख्याल है तुम्हारा? इमरान बोला, बड़ा अच्छा ख्याल है। मिशन पेचीदा है लेकिन हम इंशाल्लाह उसमें कामयाब होंगे, इसलिए कि हमें अपनी जान की परवाह नहीं है। हमारे सामने सिर्फ अपने वतन अजीज की सलामती है। सत्तार सेठ कहने लगा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें टारगेट तक पहुँचने के लिए कौन सा रूट इख्तियार करना होगा। बम्बई से रेलवे की एक ब्रांच लाइन किलाबा और खंबा घाट से होती हुई आगे रत्नागिरी की तरफ निकल जाती है। तुम उसी ट्रेन में बम्बई से चलोगे। खंबा घाट पर तुम ट्रेन से उतर जाओगे। ये जंगल में एक छोटा सा स्टेशन है। सिवाय आदिवासी यानी जंगली लोगों की झोंपड़ियों के वहाँ और कुछ नहीं है। खंबा घाट से मगरिब की तरफ जयगढ़ घाट तक एक रास्ता जंगल में से होता हुआ जाता है। जयगढ़ वो जगह है जहाँ से समंदर किनारे को काट कर जंगल में जाकर झील की शक्ल इख्तियार कर गया है। तुम्हारा खतरनाक मिशन जयगढ़ घाट से शुरू होगा। जब तुम झील के किनारे किनारे जंगल में दाखिल होगे, जरा आगे जाकर तुम्हें काले पत्थरों से तामीर किया हुआ पुराना राम जी का मंदिर मिलेगा। तुम्हें उसी मंदिर के खंडरों को अपना बेस कैंप बनाना होगा। उसके आगे एक मैदान है जिसके पीछे बांसों का वो घना जंगल है जिसमें से प्रोजेक्ट तक जाने के लिए एक सुरंग नुमा रास्ता बनाया गया है। तुम्हारा मंसूबा उस सुरंग में से गुजरकर खुफिया प्रोजेक्ट तक पहुंचना होगा। यहाँ बैठकर तुम यकीनी तौर पर कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। सारी प्लानिंग तुम्हें मंदिर के खंडर में पहुंचने के बाद वहां के हालात देख कर करनी होगी। कमांडो जिब्रान ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, मैं समझता हूं कि हमारे लिए जरूरी बल्कि लाजमी है कि हम वहां जंगली लोगों के भेस में जाएं या वहां जाकर वहां के जंगली लोगों का हुलिया बना लें। इस तरह हमें टारगेट के करीब पहुंचने में आसानी होगी। इस लिबास में हम फौरन पकड़ लिए जाएंगे। इमरान ने अपने साथी कमांडो की तायद करते हुए कहा, मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि उस इलाके के जंगली लोग आमतौर पर किस किस्म का लिबास पहनते हैं। ये तो सत्तार साहब ही हमें बता सकते हैं। सत्तार सेठ बोला, मैं अभी बताता हूँ। वो उठकर अलमारी तक गए। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोज कैसी लगी। अलमारी में से उन्होंने अंग्रेजी का एक रंगीन मैगजीन निकाला और उसे लेकर सोफे पर आकर बैठ गए। रिसाले की वर्क गर्दानी करते करते एक जगह उन्होंने इमरान और जिब्रान को एक जंगली आदिवासी की रंगीन तस्वीर दिखाई जो रिसाले के फोटोग्राफर ने उतारी हुई थी। कहने लगे, ये इन आदिवासी जंगली लोगों का हुलिया है जो बम्बई से रत्नागिरी तक के जंगलों में रहते हैं। इमरान और जिब्रान गौर से तस्वीर को देखने लगे। उसमें जो जंगली आदिवासी दिखाया गया था वो कोई अफ्रीका के जंगलों का जंगली नहीं था। उस तस्वीर में जो आदिवासी था उसका हुलिया ये था कि उसने सर के बालों को ऊपर उठाकर उसका एक जूड़ा सा दरमियान में बनाया हुआ था। जिस्म पर एक सदरी थी जिसके बटन खुले थे। सदरी के नीचे उसने घुटनों तक एक मैली सी धोती बांध रखी थी। उसके हाथ में 4-4.5 फुट लंबा एक बांस था जिसकी टेक लगाकर वो एक दरख्त के नीचे खड़ा था। रंग उसका गहरा सांवला था। सत्तार साहब बोले, तुम लोग अगर वहां जाकर अपना ये हुलिया बना लो तो तुम्हें बड़ी आसानी रहेगी और पुलिस तुम्हें भी जंगली आदिवासी ही समझेंगे और तुम पर शक नहीं करेंगे। जहां तक उन लोगों की जबान का ताल्लुक है, उनकी अपनी कोई अलहदा जबान नहीं। वो शिकस्ता हिंदी नुमा उर्दू बोलते हैं जो आमतौर पर बम्बई के दूर दराज देहात में बोली जाती है। इसका अंदाजा तुम्हें ट्रेन में सफर करते हुए हो जाएगा क्योंकि ये आदिवासी रेल में आते जाते रहते हैं। क्योंकि ये बम्बई और भारत के मगरबी घाट के पेशतर मॉडर्न शहरों के करीब आबाद हैं, इसलिए ये ज्यादा जंगली नहीं हैं और बम्बई के देहातों वाली जबान ही बोलते हैं जो तुम भी आसानी से बोल सकते हो। बाकी तुम्हें उनका लिबास और जिस्म को गहरा नस्वारी रंग करने के लिए एक स्प्रे दे दिया जाएगा। उसका रंग पानी वगैरह से बिल्कुल नहीं उतरेगा और हाथ लगाने से भी उंगलियों पर उसका रंग नहीं आएगा। उसके अलावा तुम जिस किस्म का असलहा कहोगे तुम्हें मिल जाएगा। जब सत्तार साहब भी चले गए तो कमांडो जिब्रान कहने लगा, एक बात तयशुदा है कि इस मिशन में हमारे वसाइल इंतहाई नाकाफी हैं और हमें टारगेट का मुशाहिदा करके ऑपरेशन पॉइंट की निशानदही करने का भी मौका नहीं मिलेगा। इमरान ने कहा, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक इम्तिहान का मकाम है। इस मिशन में हमें मुकम्मल तौर पर अपनी जहानत और तजुर्बे से काम लेना होगा जिसके लिए हमें अभी से तैयार होना चाहिए। कमांडो जिब्रान बोला, मैं तैयार हूँ और मुझे यकीन है कि हम इस मिशन में जरूर कामयाब होंगे। जब इंसान किसी मकसद को हासिल करने की खातिर अपनी जान की बाजी लगा देता है तो मकसद हासिल होकर रहता है। कमांडो इमरान गौर फिक्र के मूड में था। कहने लगा, तुम्हारे ख्याल में हमें यहाँ किस किस्म के असलहे की जरूरत पड़ सकती है? 2 ऑटोमेटिक पिस्टल जिन पर साइलेंसर चढ़े हों और एक कमांडो चाकू तो लाजमी चाहिए। जिब्रान ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा,
बाकी हमें इंतहाई धमाका खेज मवाद की जरूरत होगी। ये मवाद ऐसा होना चाहिए कि जो मुख्तसर हो लेकिन उसमें कयामत खेज और हमागीर तबाही की सलाहियत हो। इमरान बोला, ऐसा मवाद हमें टाइम बमों की सूरत में मिल जाएगा, बाकी और हमारी क्या जरूरत हो सकती है। मेरा ख्याल है यही काफी है। इसके बाद हमें जुर्रत, मौका शनासी और जहानत की जरूरत होगी, जो मेरा ख्याल है कि हमारे पास मौजूद है। दूसरे दिन रात को सत्तार सेठ आया तो उसके पास प्रोजेक्ट के चीफ साइंसदान डॉक्टर रघुपति और उसकी असिस्टेंट डॉक्टर कमलावती की तस्वीरें भी थीं। उसने ब्रीफकेस में से दोनों पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो निकालकर इमरान और जिब्रान को दिखाई। डॉक्टर रघुपति की उम्र 65 से कुछ ज्यादा ही लगती थी। उसका सर दरमियान से गंजा था, बालों में सफेदी कसरत से थी। डॉक्टर कमलावती उसके मुकाबले में जवान लगती थी। दोनों ने ऐनकें लगाई हुई थी। दोनों के माथों पर हिंदुओं वाले जाफरानी रंग के तिलक थे। सत्तार साहब बोले, इनकी शक्लें अच्छी तरह से जहन में बिठा लो ताकि टारगेट पर पहुंचकर तुम इन्हें पहचान सको। इमरान और जिब्रान दोनों कमांडोज ने बारी बारी दोनों तस्वीरों को गौर से देखा और फिर उन्हें सत्तार साहब को वापस करते हुए कहा, इतना ही काफी है। अब हम इन दोनों को खा ये किसी भी भेस में हो पहचान लेंगे। सत्तार सेठ ने दोनों तस्वीरें ब्रीफकेस में रख लीं और ब्रीफकेस बंद करके कहा, अब तुम किस वक्त इस मिशन पर रवाना होना चाहोगे, क्योंकि इसमें ज्यादा ताखीर से काम लेना खतरनाक साबित हो सकता है। कमांडो इमरान ने कहा, हमें असलहे वगैरह की जरूरत है, वो जिस वक्त भी हमारे पास आ जाएगा हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। सत्तार सेठ ने पूछा, असलहे और एमुनिशन के मामले में तुम्हारी जरूरियात क्या हैं? इमरान ने सत्तार साहब को पूरी तफसील से अपनी जरूरत से आगाह कर दिया। सत्तार सेठ बड़े गौर से सुनते रहे, फिर बोले, ठीक है, मुझे सिर्फ कल का दिन दे दो, परसों दोपहर तक तुम्हें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इमरान ने कहा, जहां तक धमाका खेज मवाद का ताल्लुक है उसके बारे में जानना चाहूंगा कि वो हमें किस शक्ल में मिल सकेगा। सत्तार सेठ बोले, वो टाइम बमों की शक्ल में ही होगा। परसों इंशाल्लाह आपको सब कुछ मिल जाएगा। मुझे यकीन है कि ये एमुनिशन तुम्हारी जरूरत के ऐन मुताबिक ही होगा। दूसरे रोज सत्तार सेठ न आए। तीसरे दिन दोपहर के 3 बजे उनकी गाड़ी रेस्ट हाउस में दाखिल हुई। गाड़ी बंद करके वो सीधे बेडरूम में आ गए, जहां इमरान और जिब्रान पहले से बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। सत्तार साहब अपने साथ कुछ नहीं लाए थे। वो सोफे पर बैठ गए और बोले, सब कुछ बड़ी खुश उसलूबी से तुम लोगों की मर्जी और जरूरत के मुताबिक हो गया है। तुम आज शाम को अंधेरा होने के बाद मेरे साथ चलकर एमुनिशन का मुआयना कर लो। मेरा ख्याल है तुम्हें सब कुछ पसंद आएगा। सत्तार साहब चले गए और शाम होते ही दोबारा आए और बोले, मेरे साथ आ जाओ। इमरान और जिब्रान गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी बंबई के बारौनक, कुशादा और रोशन इलाकों से निकलकर एक गैर आबाद सड़क पर आ गई। उस सड़क पर कोई रोशनी का खंबा नहीं था। कुछ दूर जाने के बाद शिकस्ता सड़क की दोनों जानिब जंगल सा शुरू हो गया। उस जंगल में सत्तार साहब ने एक तरफ गाड़ी को मोड़ा और उसे एक तरफ दरख्तों की ओट में खड़ा कर दिया और इमरान से कहा, चले आओ। शाम का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। सत्तार साहब आगे आगे चल रहे थे। दरख्तों के दरमियान ऊंची ऊंची जंगली झाड़ियां उगी हुई थी। वो झाड़ियों को हटाते हुए कदम कदम चले जा रहे थे। झाड़ियां खत्म हो गईं तो एक खुली जगह आ गई, जहां आते ही एक जानिब अंधेरे से निकलकर एक आदमी सामने आ गया। सत्तार साहब ने उससे पूछा, सब ठीक है ना? वो बोला, यस बॉस, सब ओके है, ये चाबी ले लें। सत्तार सेठ ने उस आदमी से चाबी लेकर अपनी जेब में रख ली और इमरान जिब्रान को साथ लेकर एक टीले के पीछे आ गया। यहाँ एक कोठड़ी बनी हुई थी जिसका दरवाजा बंद था और ताला लगा हुआ था। सत्तार साहब ने चाबी खोलकर ताला खोला और तीनों कोठड़ी में दाखिल हो गए। कोठड़ी में अंधेरा था। सत्तार साहब ने हाथ बढ़ाकर दीवार के एक ताक में रखी हुई तेज रोशनी वाली टॉर्च निकालकर उसे रोशन कर दिया। कोठड़ी में बेशुमार टूटी फूटी पुरानी चीजें भरी हुई थी। सत्तार साहब ने टॉर्च इमरान को पकड़ा दी और कहा, टॉर्च की रोशनी डालते रहना। उन्होंने कबाड़ खाने के ढेर के नीचे से एक छोटा सा ब्रीफ केस निकालकर उसे खोला और कहा, इसमें तुम्हारी जरूरत की हर शय मौजूद है। फिर उन्होंने 2 ऑटोमेटिक पिस्टल दिखाए जिन पर साइलेंसर चढ़े हुए थे। 2 कमांडो चाकू दिखाए। आखिर में गत्ते का एक डिब्बा खोला। उसमें स्याह रंग के मार्कर रखे हुए थे। ये मार्कर मोटी पेंसिलों की तरह के थे। इमरान और जिब्रान दोनों समझ गए कि ये क्या चीज है। सत्तार सेठ ने एक स्याह मार्कर निकालकर इमरान को और जिब्रान को दिखाया और कहा, ये सबसे आला क्वालिटी के मेड इन अमेरिका टाइम बम है। इससे ज्यादा तबाहकुन और इंतहाई धमाका खेज टाइम बम अभी तक सिवाय अमेरिका के और किसी मुल्क ने इजाद नहीं किए। इनके बारे में बताया गया है कि अगर सिर्फ एक मार्कर टाइम बम अमेरिका की किसी 15 मंजिला इमारत की पहली मंजिल में रख दिया जाए तो ये अपने वक्त पर फटकर उस सारी की सारी 15 मंजिला इमारत को 1 सेकंड में आग और मलबे का ढेर बना देगा। इमरान उस मार्कर टाइम बम को बड़ी एहतियात से उंगलियों में पकड़े देख रहा था। सत्तार साहब बोले, एहतियात बरतना इमरान, इसका टाइम फ्यूज इसकी कैप है। इसकी कैप को 2 दफा दबाने से इसका क्लॉक चल पड़ेगा। जिब्रान ने पूछा, इसका दौरानिया कितना होगा?
यानी कैप दबाने के बाद ये कितनी देर के बाद फट जाएगा? सत्तार साहब ने कहा, इस बम का दौरानिया 2 घंटे फिक्स कर दिया गया है। मेरा ख्याल है कि इतना दौरानिया मुनासिब होगा। इस दौरान तुम्हें वहाँ से ज्यादा दूर निकल जाने के लिए काफी वक्त मिल जाएगा। ये कुल 12 टाइम बम है। अगर तुम्हें इससे ज्यादा की जरूरत है तो वो भी मिल सकते हैं। इमरान ने मारकर बम डिब्बे में रखते हुए कहा, नहीं, मेरा ख्याल है इतने ही काफी हैं। सत्तार सेठ ने डिब्बा ब्रीफकेस में रख दिया। कमांडो चाकू भी इमरान और जिब्रान ने अच्छी तरह से देखे। सेठ ने ब्रीफकेस बंद करके कबाड़ के पास नीचे करके रखा और इमरान से पूछा, तुम्हारा इरादा किस वक्त यहाँ से निकलने का है? इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है हमें कोई ऐसी ट्रेन पकड़नी होगी जो हमें खंबा घाट दिन में पहुंचा दे। सत्तार सेठ बोला, फिर तुम्हें कल रात के वक्त यहाँ से निकलना होगा। बम्बई सेंट्रल से रत्नागिरी की तरफ एक ट्रेन रात के 11:15 बजे चलती है। वो तुम्हें सुबह के वक्त खंबा घाट पहुंचा देगी। वहां से तुम लोग जय घाट तक पैदल जाओगे, जो उस मकाम पर वाक़ है जहां समंदर किनारा काट कर जंगल में दाखिल होता है। जय घाट से तुम भी जंगल में दाखिल हो जाओगे और कुछ दूर चलने के बाद स्याह पत्थरों वाले राम जी के मंदिर के खंडर में पहुंच जाओगे। तुम्हारे खाने पीने का वहां कोई इंतजाम नहीं होगा, ये तुम्हें खुद पैदा करना होगा। यहाँ से तुम्हें भुने हुए चनों का थैला भरकर साथ दिया जाएगा। जितनी देर उसे चला सकते हो उसे चलाना। उसके बाद खुद ही खाने वगैरह का बंदोबस्त करना। हो सकता है तुम्हें वहाँ दरख्तों के पत्ते भी खाने पड़े। पानी तुम्हें वहाँ मिल जाएगा। झील में आकर समंदर का पानी किसी हद तक मीठा हो जाता है। इमरान ने कहा, हम कहीं न कहीं से जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ खा लिया करेंगे। हम दरख्तों के पत्ते खाकर भी जिंदा रह सकते हैं। ये मिशन हमें अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज है। सत्तार सेठ बोला, लेकिन तुम्हें जिंदा भी रहना है ताकि अपने इस अहम मिशन को मुकम्मल कर सको। अब ऐसा है कि मैं कल रात के 8 बजे तुम्हारे लिए आदिवासी जंगली लोगों का लिबास लेकर आऊंगा और वो स्प्रे भी जिसको तुम अपने जिस्मों पर छिड़क कर अपना रंग गहरा सांवला करोगे। ये ब्रीफकेस तुम संभाल कर अपने पास ही रखो। फिर सत्तार सेठ ने दोनों को रेस्ट हाउस पहुंचा दिया और खुद चला गया। दूसरी रात वो ठीक 8 बजे रेस्ट हाउस पहुंच गया। वो अपने साथ एक थैला लाया था जिसमें दोनों के लिए जंगली लोगों का पुराना लिबास था। एक मैली सी सदरी जिसके बटन गायब थे, एक उसी रंग की पुरानी सी धोती, एक देसी साख्त का बोसीदा जूता, गले में डालने के लिए एक तावीज और माथे पर लगाने के लिए सिंदूर की डिब्बी और एक स्प्रे की छोटी बोतल। इमरान और जिब्रान को अपना हुलिया तब्दील करते हुए 1.5 घंटा लग गया। सबसे ज्यादा वक्त अपने जिस्म को गहरा सांवला करने में लगा। स्प्रे का रंग ऐसा था कि एक बार जिस्म पर उसकी मालिश करने के बाद पानी के छींटे मारने, साबुन लगाने से भी न उतरता। उन्होंने अपने बालों को ऊपर उठाकर सरों के दरमियान उनका जूड़ा सा बनाकर बांध लिया। गले में तावीज डाल लिए, माथों पर सिंदूर के तिलक लगा लिए, सदरी पहनकर कमर के गिर्द घुटनों से धोती ऊंची बांध ली। जूते गीले करके पाँव में पहन लिए क्योंकि वो सूख गए थे। पिस्तौल और चाकू इमरान ने भुने हुए चनों के थैले में नीचे करके रख दिए। मार्कर टाइम बम इमरान ने खास तौर पर एक कपड़े में लपेटकर धोती के अंदर कमर के साथ इस तरह कसकर बांध लिए कि बाहर से बिल्कुल नजर न आते और देखने से भी मालूम न होता था कि उसने धोती के नीचे क्या कुछ छुपा रखा है। सदरी के बाहर भी 2 जेबें थीं और उसके अंदर भी एक जेब थी। सत्तार सेठ ने उनको कुछ रकम छोटे करेंसी नोटों की शक्ल में दी। उन्होंने अपनी सदरियों की अंदर वाली जेबों में रख ली। जब वो पूरी तरह से तैयार हो गए तो सत्तार सेठ ने कहा, तुम बिल्कुल आदिवासी लगते हो। तुम में और जंगली आदमियों में कोई फर्क नहीं रहा, बस सिर्फ बोलने में तुम्हें एहतियात करनी पड़ेगी और उन लोगों की तरह टूटी फूटी उर्दू बोलनी होगी जिसमें हिंदी वगैरह के अल्फाज भी होंगे। तुम्हारे लिए सबसे बेहतर यही होगा कि तुम में से एक बोले और दूसरा बहुत कम बात करे। अब एक और जरूरी बात, हाईकमान की तरफ से खास तौर पर हिदायत जारी की गई है कि प्रोजेक्ट को तबाह करने के साथ साथ दोनों चीफ साइंसदानों यानी डॉक्टर रघुपति और उसकी असिस्टेंट डॉक्टर कमलावती को भी हलाक किया जाए। उनका खत्म होना बहुत जरूरी है ताकि न्यूक्लियर वॉरहेड रॉकेटों का फॉर्मूला उनके साथ ही दफन हो जाए। इमरान बोला, आप तसल्ली रखें, ये काम हम पहली फुर्सत में कर डालेंगे। सत्तार सेठ ने घड़ी देखकर कहा, अभी ट्रेन के चलने में 1.25 घंटा रहता है, मगर मेरा ख्याल है कि हमें चलना चाहिए। 15-20 मिनट बम्बई सेंट्रल के स्टेशन तक पहुंचने में लग जाएंगे। इमरान ने भुने हुए चनों का थैला अपने कंधे के साथ लटकाया और सत्तार सेठ के साथ कमरे से निकलकर गाड़ी की तरफ बढ़े। उस वक्त कोई देखता तो उसे यही लगता कि सत्तार सेठ के साथ 2 आदिवासी जंगली चले जा रहे हैं। सत्तार सेठ ने इमरान और जिब्रान से कहा, तुम लोग गाड़ी की पिछली सीट पर बैठो। वो दोनों पिछली सीट पर बैठ गए। सत्तार सेठ ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी रात के अंधेरे में रेस्ट हाउस से निकलकर बम्बई के सेंट्रल स्टेशन की तरफ चल पड़ी। स्टेशन पर आकर सत्तार ने गाड़ी एक तरफ करके जरा अंधेरे में खड़ी कर दी और इमरान से कहा, यहाँ से मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम दोनों अकेले उतर कर स्टेशन पर जाओगे। वहाँ से तुम्हें मालूम है कि टिकट कहाँ से मिलते हैं। अगर कोई दिक्कत हुई तो किसी कुली से पूछ लेना। अब जाओ, खुदा हाफिज।
मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इमरान और जिब्रान खामोशी से गाड़ी में से निकलकर रेलवे स्टेशन के गेट की तरफ चल पड़े। वो उस वक्त मगरिबी घाट के रहने वाले आधी बासी ही लग रहे थे। उन्हें देखकर किसी को ताज्जुब नहीं हो रहा था। बम्बई के करीब के जंगलों और देहात में रहने वाले आदिवासी कभी कभार बम्बई आ ही जाया करते थे। इमरान ने जिब्रान से कहा, बुकिंग विंडो पर जाकर ही मालूम होगा कि रत्नागिरी जाने वाली ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से चलेगी, वहीं से हमें टिकट भी मिल जाएंगे। इमरान बम्बई के रेलवे स्टेशन से अच्छी तरह वाकिफ था। वो बुकिंग विंडो पर आ गया। वहां से उसे मालूम हुआ कि रत्नागिरी पैसेंजर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर से रवाना होगी। उसने खंबा घाट तक के 2 टिकट खरीदे और दोनों कमांडो दोस्त प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आकर किसी बेंच पर बैठने की बजाय एक जगह दीवार के साथ जमीन पर ही बैठ गए और थैले में से भुने हुए चने निकाल कर खाने लगे। इमरान ने जिब्रान से कहा, मेरा ख्याल है कि हम में से तुम्हें गूंगा बन जाना चाहिए। मैं इस इलाके की बुरी भली जबान बोल लेता हूँ और मुझे हिंदी वगैरह के अल्फाज से भी वाकफियत हो गई है, जबकि तुम्हें इतना तजुर्बा नहीं है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि किसी दूसरे के आगे न बोलो और गूंगा बन जाओ। तुम्हारा क्या ख्याल है? जिब्रान ने कहा, यह मेरे हक में बेहतर है। मैं दूसरों के लिए गूंगा बन जाऊंगा। भुने हुए चनों के थैले में नीचे करके 2 कमांडो चाकू और 2 ऑटोमेटिक पिस्टल रखे हुए थे। मार्कर टाइम बमों को इमरान ने कपड़े में लपेटकर अपनी धोती के नीचे कमर के साथ बांध रखा था। अगरचे वहां इस बात का इम्कान नहीं था कि कोई उनकी तलाशी लेगा, उसके बावजूद इमरान बड़ा चौकस होकर बैठा था और नीची निगाहों से माहौल का बराबर जायजा ले रहा था कि कहीं कोई पुलिस वाला तो उन्हें नहीं देख रहा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। वो बिल्कुल देहाती आदिवासी लग रहे थे और किसी को उनकी तरफ खास तवज्जो देने की जरूरत नहीं थी। 10-15 मिनट के बाद रत्नागिरी ब्रांच लाइन जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। वो 3rd क्लास के डिब्बे में सवार हो गए। किसी सीट पर बैठने के बजाय वो जानबूझकर डिब्बे के फर्श पर एक तरफ होकर बैठ गए। जिस तरह के आदिवासी लोगों को इमरान ने ट्रेन में सफर करते हुए देखा था, ये ब्रांच लाइन पर चलने वाली मुसाफिर गाड़ी थी। बम्बई से निकली तो हर स्टेशन पर खड़ी होती रही। इसी तरह सारी रात सफर में गुजर गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।